जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज सबसे पहले बात कर चुके हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, उसके बाद हमने लीगल फैक्टर्स पे बात की है। लेकिन इस वक्त जिन फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो भी मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट से वाबस्ता हैं, जिसको हम इकनॉमिक फैक्टर्स का नाम देते हैं। चूँकि इसके ऊपर आप पहले से एक कोर्स बेसिक इकनॉमिक्स पढ़ चुके होते हैं, इसलिए इस पर बात करनी हमारे लिए बड़ी आसान है कि इकनॉमिक फैक्टर्स भी बिज़नेस को मुतासिर करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, मार्केट कंडीशंस, ये सब हमारे इकनॉमिक्स से वाबस्ता फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को ये कंसर्न होता है कि जिस हुकूमत में या जिस गवर्नमेंट में या जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो कारोबार कर रहे हैं, उस स्टेट की इकनॉमिक पॉलिसी क्या है, उनकी मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी क्या है, वो इकनॉमिक ग्रोथ के मतलब क्या आइडियाज़ रखते हैं। इकनॉमिक ग्रोथ से मुराद ये है कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकें। इस पर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का या स्टेट का क्या रवैया है या क्या प्लानिंग है। इन्फ्लेशन के हवाले से, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बिज़नेस को कारोबार चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है और वो किस हद तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कितनी पॉलिसी कामयाब है। देन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी एक सीरियस कंसर्न होता है, चूँकि अगर लोग बेरोज़गार होंगे तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीद सकें। लिहाजा हम नए प्रोडक्ट्स या नई जो इनोवेशन है या फीचर है प्रोडक्ट्स में ऐड नहीं कर सकेंगे। देन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक रियासत कितने डॉलर कमा रही है, यानी एक्सचेंज कितना कमा रही है एक्सपोर्ट करके, और उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो नहीं है कहीं, और अगर है तो उसकी कितना गैप है और वो कितने अरसे में कवर हो जाएगा। यहाँ इन्फ्लेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके अंदर हम कहते हैं इन्फ्लेशन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू वर्ड्स, कि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत थोड़ी चीज़ों को चेस करता है। हम बिज़नेस वर्ल्ड में ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि इन्फ्लेशन कंसिडरेबल हो, यानी कमो बेश 3% या इससे ज़्यादा हो तो हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे। अगर 2%, 2.5% या इससे कम है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, चूँकि ये तो डिमांड के बढ़ने का साइन है, तो कंसिडरेबल हो। दूसरी बात, हम ये भी नहीं मानेंगे कि अगर किसी वक्त इन्फ्लेशन 4% हो भी गया, लेकिन साल में 1 या 2 महीने के लिए उसके बाद सप्लाई ने डिमांड को एडजस्ट कर लिया, तब भी ये इन्फ्लेशन नहीं है। इसको कंसिस्टेंट पूरा साल रहे तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जी इन्फ्लेशन हुआ है। तो एक तो इसका रेट जो है कम से कम 3% या इससे ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंट हो। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हमारे मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में उन चीज़ों पर है जो लग्जरी क्लास या एलीट क्लास खरीदती है। चूँकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो स्पेंड थ्रिफ्ट भी हैं, वो दिखावे का असर भी, डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट भी उनके अंदर है, ठीक है जी। और वो अपने लिए, और हुकूमत भी हमारी पास का नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, लिहाजा हमारी एलीट क्लास में ज़्यादा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसका हल ये है कि उनकी आमदनी पर हमें टैक्स लगाना चाहिए। जब आमदनी को कट लगेगा तो ख़र्चा भी कम करेंगे, और गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली नॉन डेवलपमेंट कम करने चाहिए। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो हुकूमतें अपनी मेंटेनेंस और अपने इश्यूज़ के ऊपर ख़र्च नहीं करती, यानी सड़कें नहीं बना रही, डैम नहीं बना रही, बल्कि सिर्फ फॉरेन डेलीगेशंस और डिफेंस इश्यूज़ पे ख़र्च कर रही हैं। अच्छा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक हल है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो लोग कम पैसे बैंकों से लेंगे और ख़र्चे भी कम करेंगे। दूसरा जो है, हमारी जो लोअर इकनॉमिक ग्रुप हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर कास्ट पुश इन्फ्लेशन का मसला है कि उनके लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उनकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। ये वजह है कि उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। क्या वजह है? रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, उसके अलावा सैलरीज़ और वेजेस बढ़ाना पड़ी, इससे भी कीमतें बढ़ी, और फिर ये है कि बिजली भी महंगी हुई है, एनर्जी भी महंगी हुई है, और उसके साथ साथ फ्यूल्स की जो हैं वो भी महंगे हुए हैं। तो ये वजह है हमारे मुल्क में कास्ट पुश इन्फ्लेशन की। लेकिन
डिमांड पुल इन्फ्लेशन एलीट क्लास की चीज़ों में है और कास्ट पुश ज़्यादातर जो है वो गरीब लोगों की चीज़ों पर है, जो रोटी कपड़ा मकान वगैरह। अब रही बात ये कि एक इशू इन्फ्लेशन का था, अब दूसरा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब भी सप्लाई फॉर लेबर ज़्यादा हो जाए डिमांड फॉर लेबर से हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है। नंबर ऑफ़ जॉब सीकर ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़ जॉब से। कई वजूहात हैं, इकॉनमी का स्ट्रक्चर बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है और लोगों में जो सेंस है वो चेंज हुई है और उन्होंने जो लोग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वक्त पे, लिहाजा अब वो पीछे रह गए और बिज़नेस वर्ल्ड आगे चला गया। सीजनल फ्लक्चुएशन आया है, गर्मियों की चीज़ बनाते हैं सर्दियों में क्या करें, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम बेचते हैं सर्दियों में क्या करें। तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ये कुछ हम बातें कर रहे थे इकोनॉमिक फैक्टर के हवाले से। अब इकोनॉमिक फैक्टर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं कि कुछ इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं और मल्टीनेशनल का डायरेक्शन उनकी तरफ है। पर्टिकुलरली यहाँ पर हमें इंडिया नज़र आ रहा है, चाइना नज़र आ रहा है, जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और मल्टीनेशनल धड़ाधड़ इन मुल्कों में आ रही है, जबकि ब्राज़ील और टर्की हमें नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिन मुल्कों में जीडीपी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ज़्यादातर जो है मल्टीनेशनल उसी तरफ जा रही हैं और चीज़ों की डिमांड भी चूँकि उन मुल्कों में ज़्यादा है तो लिहाजा उसी तरफ हर किसी का डायरेक्शन है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।